इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इटली का एकीकरण। तो देखिए, इटली के एकीकरण के मार्ग में काफ़ी सारी बाधाएं थी, काफ़ी मतलब सारे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से इटली का यूनिफिकेशन हो पाया, और काफ़ी सारे स्टेजेस के थ्रू ये जो इटली है ये यूनिफाइड हो पाया है। इसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो मैज़ेनी का, केवर का, गैरीबाल्दी और विक्टर इमैनुअल सेकंड का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। तो उनको भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। और कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं मतलब जिनको जाने बिना हम उन फैक्टर्स तक नहीं पहुंच सकते कि जिनकी वजह से इटली का यूनिफिकेशन हुआ है। तो अगर हम बात करें बैकग्राउंड की, तो देखिए बिना फ्रेंच रेवोल्यूशन के शायद इटली का यूनिफाइड होना भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल था, क्योंकि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, फ्रेंच रेवोल्यूशन हिस्ट्री में वो ये रेवोल्यूशन है जिसने यूरोप की बाकी सारी कंट्रीज़ को, और देखा जाए तो वर्ल्ड के अदर कॉन्टिनेंट्स को, या फिर जितने भी जितनी भी हमारे पास कॉलोनियल उस टाइम पे कंट्रीज थी, उनको भी एक रास्ता दिखाया कि किस तरीके से वो अपने आप को यूनिफाइड कर सकती हैं, कैसे वो अपने आप को फ्री कर सकती हैं, और नेशनलिज्म की फीलिंग उनके अंदर एक क्रिएट की। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पर भी होती है। अब देखिए, यहाँ पर एक डेविस है जिन्होंने कहा है कि 1848 में या 1822 से लेकर 30 तक लगभग 8 वर्षों में यूरोप और अमेरिका में लगभग 12 राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना होती है, जो कि इसकी देन था, फ्रेंच रेवोल्यूशन की ही देन था। तो 1830 और 48 की रेवोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और उन्हीं की वजह से लोगों में एक कलेक्टिव सेंस या फिर एक कलेक्टिव आइडिया आता है नेशनलिज्म का। ठीक है, तो चलिए अब पहले हम अपने टॉपिक को आगे की तरफ बढ़ाते हैं, मतलब जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो इसमें अगर हम बात करें तो जैसा कि इससे पहले आपने वियना कांग्रेस को पढ़ा होगा, तो वियना कांग्रेस में हमने देखा कि वहाँ पे लोगों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी, जो कि ऑस्ट्रिया के चांसलर थे मेटरनिच, उनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी कि इटली के फेवर में वो कुछ ना कुछ यहाँ पर मुख्य फैसले लेंगे, बट ऐसा होता नहीं है। तो इटली की जो जनता है वो अपने एकीकरण के लिए समझ जाती है कि उनको अगर यूनिफिकेशन चाहिए तो उनको खुद ही संघर्ष करना पड़ेगा, और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उन्हें उन सारी बाधाओं को दूर करना पड़ेगा जो अभी उनके एकीकरण के मार्ग में बनी हुई हैं। तो क्या वो बाधाएं थी, क्या वो ऑब्स्टिकल्स थे जिनकी वजह से इटली यूनिफाई नहीं हो पाया है, तो एक बार हम उनकी बात करेंगे। तो मेन यहाँ पे देखिए 6 या लगभग 5 से 6 हमारे पास ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से इटली का यूनिफिकेशन नहीं हो पा रहा था, जिसमें कि एक मेजर प्रॉब्लम तो ये थी कि फ्रांसीसी रेवोल्यूशन से पहले इटली में राष्ट्र भावनाओं का प्रचार नहीं हुआ था। दूसरा यहाँ पर क्या था कि बहुत शताब्दियों तक इटली के जो प्रदेश हैं या इटली के जो अलग अलग प्रदेश थे ना, वो विदेशों के अधिपत्य थे, वो कॉलोनियल मतलब पीरियड वहाँ पर भी चला काफ़ी टाइम तक, और ऑस्ट्रिया इटली में अपना प्रभुत्व समाप्त नहीं करना चाहता था। एक मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर ये भी थी। दूसरा यहाँ पर क्या था कि रोम में पोप का शासन था, जिसकी वजह से इटली का एकीकरण संभव नहीं था, मतलब बिना पोप को हटाए शायद ही इटली का एकीकरण हो पाता, और इटली का एकीकरण जब होता है तो वो पोप के अंत के साथ ही होता है। ठीक है, और उसके अलावा ये जो कैथोलिक सम्राट या कैथोलिक शक्तियां हैं, इनका अंत जब होता है तो तभी इटली के एकीकरण की शुरुआत हो जाती है। अब दूसरी चीज़, इटली के विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग शासन प्रणालियां थी, जैसे कि रोम में हमने देखा कि धर्मगुरु पोप का राज्य था, जिनेवा में गणतंत्र शासन था, और बाकी सारे प्रदेशों में जैसे नेपल्स है या लोम्बार्डी था, उसमें क्या था, ड्यूक का राज्य था। तो इन प्रदेशों के शासक अपने अस्तित्व को नष्ट नहीं होने देना चाहते थे, जिस वजह से इटली का यूनिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा मतलब उस टाइम पे इम्पॉसिबल सा नज़र आता था। अब इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सा कथन आपने सुना होगा, मतलब मेटरनिच ने कहा था कि इटली में प्रांत प्रांत और नगर नगर के, परिवार परिवार के, और मनुष्य मनुष्य के विरुद्ध है। ये अक्सर आपसे मतलब 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, ये स्टेटमेंट आपको लिख दिया जाता है, एक डेफिनेशन के फॉर्म में लिख दिया जाता है, और आपसे पूछा जाता है कि किसका ये कथन है। ठीक है, तो देखिए मेटरनिच के अनुसार ही ये कहा गया था कि जो इटली के निवासी हैं वो आपस में मतलब एक दूसरे के विरुद्ध हैं पूरे तरीके से, चाहे हम नगर में नगर की बात करें, प्रांत प्रांत की बात करें, परिवार परिवार और मनुष्य मनुष्य के विरुद्ध है, जिसके परिणाम स्वरूप इटली का एकीकरण कभी भी संभव नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा इटली के छोटे छोटे राज्य जैसे ड्यूक है, ऑस्ट्रिया है, हैब्सबर्ग है, इन सभी में क्या था, फ्रांस के बुर्बो वंश का शासन था, जो कि काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा था, कि जिसको समाप्त करना या एकदम से उसको समाप्त करना थोड़ा सा वहाँ पर मुश्किल था। ठीक है, तो ये सारी समस्याएं थी इटली के एकीकरण के मार्ग में, इनको बाधाओं के नाम से भी हम जानते हैं इतिहास में। ठीक है,
तो अब हम देखते हैं कि इन बाधाओं को पार करते हुए कैसे इटली का एकीकरण पॉसिबल हो पाया। तो देखिए, नेपोलियन ही था जिसने इटली वासियों को ये बताया कि इन बाधाओं पर विजय प्राप्त करना असंभव नहीं है, बल्कि इटली के समस्त राज्यों और पोप के प्रदेशों को जीतकर 3 गणराज्य स्थापित किए नेपोलियन ने। ठीक है, इटली में उसने फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों का ही प्रचार प्रसार किया और नेपोलियन की सेना में भर्ती होकर इटली के सैनिकों ने यूरोप में राष्ट्रता की भावना को जागृत होते देखा। उन्हें नेपोलियन की युद्ध प्रणाली की शिक्षा भी मिली और इस प्रकार इटली की जनता को यह विश्वास भी हुआ कि देश का एकीकरण संभव है। तो वियना कांग्रेस में जैसे कि हमने देखा कि इटली के राष्ट्रीय नेता बड़ी बड़ी आशाएं लेकर गए थे, लेकिन मेटरनिच ने इटली की राष्ट्रीय आकांक्षाओं को पूरे तरीके से कुचल दिया और इस कांग्रेस में ऑस्ट्रिया ने बेल्जियम पर अपना अधिकार हटा लेना स्वीकार किया, लेकिन इसकी क्षतिपूर्ति के लिए वेनिस और लोम्बार्डी के प्रदेशों को हस्तगत किया गया। अब नेपल्स और सिसिली, ये जो हमारे पास प्रदेश थे नेपल्स और सिसिली, इसमें क्या हुआ था कि प्राचीन शासकों ने फिर से अपने राज्य लौटा दिए और इस प्रकार वियना कांग्रेस ने इटली में फिर से लगभग वही पुरानी व्यवस्था को स्थापित कर दिया। तो अभी जो एकीकरण का सपना था वो अभी तक सपना ही बना हुआ था, लेकिन जैसे ही इसमें आता है मैजिनी और गैरीबाल्दी या विक्टर इमैनुअल हैं या कावूर हैं, इनका रोल आता है, तो धीरे धीरे ये जो इटली है वो यूनिफिकेशन की तरफ बढ़ जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मैजिनी का इसमें क्या रोल रहता है। तो गुज़ेपे मैजिनी के नाम से आप इनको जानते होंगे। एक 25 वर्षीय आयु में इन्होंने 1830 की क्रांति में भाग लिया और उस क्रांति में भाग लेने के कारण ही इनको 6 माह का कारावास हो जाता है। तो जैसे ही ये जेल से निकलते हैं, जेल से निकलने के पश्चात सबसे पहले विदेशों का भ्रमण करते हैं और भ्रमण के पश्चात 1832 में इन्होंने एक संघ की स्थापना की, या एक संस्था कह सकते हैं, जिसको हम यंग इटली के नाम से जानते हैं। अक्सर 1 मार्क्स में ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी। तो गुज़ेपे मैजिनी ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, अब अपनी संस्था में उन्होंने माना कि 18 से 40 वर्ष के नवयुवकों की भर्ती किया जाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उनके त्याग और बलिदान से ही इटली को हम एकीकरण की तरफ ले जा सकते हैं, क्योंकि इस चीज़ पर उनका पूरा भरोसा था कि अगर हम अपने युवाओं को मोटिवेट करते हैं इस तरफ, तो वो इस कार्य को पूरी तरीके से अंजाम दे सकते हैं। नवयुवकों ने इटली की फैक्ट्री, गाँव, नगर, कस्बे, बस्ती सभी में इटली की स्वतंत्रता के लिए चेतना जागृत की और कुछ ही वर्षों में पूरा इटली या इटली के सारे जितने भी देशवासी हैं वो राष्ट्रीय आंदोलन के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो मैजिनी के विचार या कार्य आपसे पूछे जाएंगे तो आप इनको इजीली लिख सकते हैं कि मैजिनी युवकों की अपार शक्ति में विश्वास रखते थे और युवकों में प्रेरणा फूंकने का भी उनके अंदर एक कह सकते हैं गुण था। उसका दृढ़ निश्चय ये भी था कि इटली केवल भौगोलिक इकाई नहीं है, परंतु एक राष्ट्र है और विश्व की कोई भी शक्ति इटली को स्वतंत्र होने से नहीं रोक सकती। तो इस प्रकार के विचारों के साथ उन्होंने इटली को एकीकरण का मार्ग दिखाया। ठीक है, इसके बाद देखिए, ये तो थी जो आपने पहले पढ़ी होगी 1830 की रेवोल्यूशन, जिसमें उन्होंने पार्ट लिया और उसके बाद इनको 6 महीने का कारावास हो जाता है। सेम इसी तरीके से हमारे पास एक और रेवोल्यूशन थी जो आपने मतलब वियना कांग्रेस से पहले पढ़ी होंगी, 1848 की रेवोल्यूशन और 1830 की रेवोल्यूशन, जिनको फरवरी रेवोल्यूशन या जुलाई रेवोल्यूशन के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो जो 1848 की रेवोल्यूशन थी, इसमें क्या था कि इटली में भी अनेक स्थानों पर ये विद्रोह हुआ था और विद्रोहियों ने क्या किया था, ऑस्ट्रियनों को मिलान और वेनिस से बाहर निकाल दिया था। और जैसे कि एक स्टेट का नाम यहाँ पे आपने सुना होगा, सार्दिनिया या फिर पिडमॉन्ट के नाम से जिनको जानते हैं, जिसमें कि चार्ल्स एल्बर्ट और पोप ने विद्रोह में देशभक्तों का साथ दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे 1848 का जो रेवोल्यूशन है उसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक सेपरेट टॉपिक है, आप उसको अलग से पढ़ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आधुनिक इटली के निर्माण में कैसे ये घटना इतिहास का मतलब एक तरीके से एक ऐतिहासिक घटना साबित होती है और काबूल का इसमें क्या रोल रहता है। तो जो काबूल है वो 1852 में सार्दिनिया के प्रधानमंत्री बनते हैं। प्रधानमंत्री बनते ही वो राज्य को शक्तिशाली बनाते हैं, वहाँ की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करते हैं, यातायात और सिंचाई के साधनों में वृद्धि करते हैं और सैनिक शक्ति को बढ़ावा देते हैं। लेकिन उनकी ये भी इच्छा थी कि इटली से ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व समाप्त कर दिया जाए, जिसके लिए विदेशी शक्ति की सहायता बहुत ज़रूरी है। तो धीरे धीरे उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित किए और इटली में आने के लिए मतलब ऑस्ट्रिया को हटाने के लिए इटली से उन्होंने प्रेरित किया। कुछ बाहर से उन्होंने सैन्य शक्तियों की सहायता ली, उन्हें मैदान में उतारा, जिससे कि ऑस्ट्रिया को किसी भी बहाने से मजबूर कर दिया जाए कि वो पिडमोंट पर आक्रमण करे, जिससे कि वो वहाँ से ऑस्ट्रिया को हटा सकें और जो उनका राज्य है सार्दिनिया फिर जिसको पिडमोंट के नाम से जानते हैं, उसको पूरे तरीके से वो क्या कर सकें, शक्तिशाली बना सकें। ठीक है, तो 1856 में पेरिस की कांग्रेस में इटली के प्रति किए गए अन्यायों का वर्णन करते हुए उन्होंने ऑस्ट्रिया पर आरोप लगाए और फ्रांस के सम्राट नेपोलियन III ने उसे सहायता का वचन भी दिया, क्योंकि नेपोलियन की तरह ही पददलित देशों की स्वतंत्रता का समर्थन करके यश प्राप्त करना चाहते थे ये जो काबूल थे ये भी। ठीक है,
तो काबुल का भी यही रोल रहता है कि बाहरी देशों से सहायता लेकर के उन्होंने अपने राज्य को मतलब एकीकरण की तरफ बढ़ाया। तो देखिए, गैरीबाल्दी नीस नगर के एक साधारण से परिवार में जिनका जन्म हुआ था। अब इनके पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर के वो सार्डिनिया की जल सेना में भर्ती होते हैं। कुछ वर्षों बाद उन्हें वहाँ मैज़िनी के विचारों को जानने को मिलता है, जिनसे वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं और यंग इटली की सदस्यता स्वीकार कर लेते हैं। अब स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख रूप से भाग लेने के कारण उन्हें 1834 में मृत्युदंड दिया जाता है, लेकिन किसी भी तरह वहाँ की जेल से वो भाग जाते हैं और भागकर अमेरिका पहुँच जाते हैं, जहां उन्होंने प्रवासी के रूप में 14 वर्ष व्यतीत किए। और 1848 की क्रांति का समाचार जैसे ही उन तक पहुंचता है वो इटली वापस लौट आते हैं। वहां उन्होंने मैज़िनी के कहने पर रोम पर अधिकार किया, लेकिन कुछ समय बाद उसे महानगर छोड़ देना पड़ा और भागते समय उसका पीछा ऑस्ट्रिया की सेना ने किया। लेकिन गैरीबाल्दी और उसके वीर मतलब जो उनका दल था, लाल कुर्ती दल के नाम से जो फेमस था, उसने अद्भुतपूर्व साहस का परिचय दिया और वह पकड़े नहीं जाते हैं। कुछ वर्षों तक वो फिर प्रवासी का जीवन बिताते हैं और गैरीबाल्दी 1859 में सिसिली निवासियों के निमंत्रण पर सिसिली आ जाते हैं। अब कुछ ही समय में सिसिली द्वीप पर अधिकार कर लेते हैं और नेपल्स की ओर प्रस्थान करते हैं। नेपल्स की जनता ने उनका स्वागत किया और नेपल्स पर फिर से उनके अधिकार को उन्होंने प्राप्त किया। अब इससे क्या है कि गैरीबाल्दी का जो इरादा था रोम को विजय करने का, उससे उनके कार्यों में मतलब काबुल के सक्षम में गहन समस्या उत्पन्न हुई। गैरीबाल्दी नेपल्स और सिसिली में गणतंत्र घोषित कर देता है। अब देखिए, यहाँ से जो हमने राज्य देखे थे शुरुआती दौर में कि जितने भी अभी मतलब अलग थे, मतलब जिनको हमें इटली में जोड़ना था, जैसे कि नेपल्स और सिसिली थे, कि जिनमें हमें एकीकरण की आवश्यकता थी या फिर जिनमें हमें एक गणतंत्र राज्य स्थापित करने की ज़रूरत थी। तो इटली का एकीकरण कुछ काल के लिए यहाँ पर रुक जाता है, लेकिन उनकी सेनाओं द्वारा रोम पर आक्रमण करने से अंतर्राष्ट्रीय उलझनें भी पैदा होने लगती हैं, क्योंकि ऑस्ट्रिया के अलावा फ्रांस भी इस प्रकार पोप के राज्य को नष्ट होते हुए नहीं देख सकता था, क्योंकि पोप एक बहुत शक्तिशाली या फिर कह सकते हैं एक महाशक्ति के रूप में वहाँ पे उभरा हुआ था कि अगर पोप की शक्ति गिरती तो शायद ही आसपास के काफ़ी सारे देशों में समस्याएं उत्पन्न हो सकती थी। तो वहाँ के जो राज्य थे वो नहीं चाहते थे कि पोप का शासन नष्ट हो, तो इसलिए एकीकरण के मार्ग में कुछ समय और बाधाएं रहीं। तो गैरीबाल्दी के रोम आक्रमण का विरोध किया गया, लेकिन गुप्त रूप से उसने इस वीर नेता से भेंट कर उसे इस बात के लिए राजी कर लिया कि नेपल्स और सिसिली में जनमत कराया जाएगा। अब धीरे धीरे वहाँ पर उन्होंने जनमत स्थापित कर लिया और गैरीबाल्दी ने सहर्ष या इस निर्णय को स्वीकार किया और सिसिली और नेपल्स पीडमोंट को सौंप दिए। ठीक है। अब इसके अलावा सार्डिनिया के जो सम्राट थे विक्टर इमैनुअल, जो कि 1861 में इटली के संयुक्त राज्य का या जिनको इटली के संयुक्त राज्य में सम्राट घोषित कर दिया जाता है। लेकिन अभी इटली का एकीकरण पूरे तरीके से नहीं हुआ था, क्योंकि रोम और वेनिस अभी भी इन नवनिर्मित राज्य में सम्मिलित नहीं थे। सौभाग्य से अगले 10 वर्षों में बिस्मार्क ने उनकी अप्रत्यक्ष रूप से सहायता की और दोनों प्रदेश भी उनके अधीन हो गए। जब बिस्मार्क 1866 में ऑस्ट्रिया से युद्ध की तैयारी कर रहे थे, तो उस समय उसमें क्या था कि गुप्त रूप से इटली के साथ समझौता कर लेते हैं और युद्ध के अवसर पर वो वेनिस पर आक्रमण करके वहाँ पर अधिकार कर लेते हैं, जिससे ऑस्ट्रिया को 2 मार्चों में युद्ध करना पड़ता है और वेनिस नगर पर इटली का ही अधिकार हो जाता है। अब इस समझौते के अलावा फ्रांसीसी पर्शिया युद्ध जो 1870 में इटली की सेनाओं में या रोम के बीच में हुए थे, वहाँ पे क्या है कि रोम राज्य की विजय हो जाती है। तो इस तरीके से 1871 में जाके इटली का यूनिफिकेशन कंप्लीट होता है, जिसका श्रेय मैज़िनी, गैरीबाल्दी, काबुल और काफ़ी सारे देशभक्तों को जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी नेक्स्ट वीडियो में।